नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की शानदार क्लास काव्य लक्षण, यानी अब जो आज जो टॉपिक है, क्लास एकदम सही ढंग से चल रही है। हाँ बिल्कुल। अब जो टॉपिक आज स्टार्ट हुआ है वो केवल फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में ही काम आएगा। सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक नहीं है। लेकिन 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 सेकंड ग्रेड में भी काव्य से संबंधित कुछ परिभाषाएं पूछी जा सकती है, और आज तक ऐसा हुआ है वो परिभाषाएं इसी टॉपिक से पूछी जाती है। तभी स्टूडेंट्स को जब बोलते हैं ना कि आप काव्य लक्षण जो है पढ़ें, आपके काम आएगा, तो वो कहते हैं सर हमारे ये टॉपिक नहीं है। अरे टॉपिक नहीं है, लेकिन आज की क्लास में आपको कुछ ऐसी परिभाषाएं मिलेगी जो 101% सेकंड ग्रेड में पूछी गई है और पूछी जाएगी। तो एक बार क्लास को शानदार तरीके से लाइक करें, जो अपनी उपस्थिति दें। अब मैं कुछ अगर नाम लूंगा तो सविता देथा, सुनीता, मुकेश, रोहित, तरुण, प्रियंका, प्रीति, है ना, ये कुछ ऐसे नाम है जो लाइव विजन के लिए मैसेज कर चुके हैं। रोज मैं अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी तक तो आपके नंबर सेव हो रहे हैं आपको ग्रुप में, तो ठीक है, फटाफट लिंक से ऐड करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक आधे स्टूडेंट्स के नंबर सेव हुए हैं, आधे स्टूडेंट्स के नंबर सेव नहीं हुए हैं। जैसे ही सेव हो जाते हैं तब डेली मैं यहाँ पे 20-25 नाम बोलूंगा, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में वो उपस्थित है या नहीं। और आप जानते हैं ये क्लास प्रीमियर है, तो बाद में जब स्टार्ट होती है तब मैं वहां देखूंगा, जब मैं यहाँ नाम बोल रहा हूँ उधर आपका कमेंट आएगा यस सर मैं उपस्थित हूँ, मुझे लगेगा वास्तव में आप उपस्थित हो। और आना भी चाहिए यार, पढ़ना है तो क्यों नहीं आओगे। और बहुत जल्द अपनी 100वीं क्लास होने वाली है दोस्तों, उस वक्त आप ईमानदारी से देखो, ये वीडियो 24 घंटे में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट देखते हैं। चलो मान लो आप इतने दिन नहीं आ सके, आपको टाइम नहीं मिला, आप खाना खाने के बाद, खाना बनाने के बाद देखते हो, लेकिन सभी स्पेशली बहनों से निवेदन है कि जब 100वीं क्लास हो, आप जानते हैं कि 1 से 100 तक का सफर कितना लंबा था, उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो उस दिन आप जरूर लाइव रखे देखें। और मैंने इसीलिए टॉपिक भी जो है ना वो अच्छा चुना है, जिसमें आपको आनंद भी आएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण। क्या पढ़ेंगे? काव्य लक्षण। सबसे पहले देखो, आप एक चीज ध्यान रखो, यहां पे कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये जो काव्य शब्द है, ये अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, अपने आप में बहुत व्यापक है, और वहीं अपने आप में ये बहुत सूक्ष्म ही है। व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है। कुछ लोग इसे सभ्य भी मानते हैं, तो कुछ लोग इसे असभ्यता का सूचक भी मानते हैं। लेकिन जो लोग इसे असभ्यता का सूचक मानते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति ने भी उत्कृष्ट काव्य लिखा है, उत्कृष्ट काव्य लिखा है। और काव्य लक्षण टॉपिक में है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक समय काव्य जो है मनुष्य जीवन की परम, मतलब जो एक तरह से कह सकें बहुत बड़ी जरूरत हुआ करती थी। लेकिन आज के समय जो विज्ञान का युग आ गया, एक तरह से आधुनिक युग जो है विज्ञान का युग है, इसमें हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि जीवन में जहां हमें काव्य की जरूरत होती है, उस समय को भी हम दूसरे कार्य करके जो है वो मन को बहला देते हैं। पूरे दिन में आपका मन या आपका दिमाग, आपका हृदय एक बार चाहता है कि आप कोई काव्य की अच्छी पंक्ति सुनो, या आप कोई ऐसी रचना सुनो, सरस रचना सुनो, जिसको सुनकर आपको आनंदानुभूति हो पूरे दिन में। लेकिन उस वक्त हम क्या करते हैं? उस वक्त हम या तो, आज का सिस्टम है कि मोबाइल से अपना मन बहला लेते हैं, या फिर हम कोई छोटी मोटी शायरी कहीं सुनी और यूं करके हम वो स्टेटस के माध्यम से और अपना मन बहला लेते हैं। लेकिन आज भी हमारे जीवन को सरस बनाने के लिए काव्य की जरूरत रहती है। और जिन विद्वानों के बच्चे, या जो आज भी मतलब जो संस्कृति के वाहक हैं, या यूं कहूंगा जो संस्कृति को चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा जीवित रहे, भारतीय संस्कृति हमेशा टॉप पर रहे, विदेशों तक इसका प्रचार प्रसार हो, वो संस्कृति जीवित रहे, तो उसके लिए आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से ज्यादा अच्छी किताबें देने का प्रयास करें, उनको अच्छी कहानियां ला कर दें। गीता प्रेस गोरखपुर में जैसे चोखी कहानियां, अनोखी कहानियां, प्रेरक कहानियां, आदर्श कहानियां, ऐसी छोटी छोटी किताबें आती है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, बहुत अच्छी किताबें होती है, जो अगर आप तीसरी चौथी के बच्चों को अगर दो तो उनको जीवन में एक बदलाव भी आएगा। आज उन पर बस्ते का बोझ डाला जा रहा है, इंग्लिश मीडियम किताबें, उनको थोड़ा सा खुद के लिए जीने का मौका दो। यही हमारा पूरा काव्य आज कहेगा, यही आज पूरा काव्य कहेगा।
तो काव्य जिस प्रकार मनुष्य मतलब काव्य को लक्षणों में बांधना बहुत मुश्किल है कि भाई काव्य में ये विशेषता होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए, ये मतलब काव्य के 5 लक्षण बता दिए, 6 लक्षण बता दिए, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। काव्य के लक्षणों को बांधा नहीं जा सकता, बल्कि काव्य के अनेक लक्षण हैं, लेकिन एक लक्षण बहुत अच्छा है और वो ये है कि आनंदानुभूति, जिसको सुनकर हमें आनंद आने लगे, वो काव्य है। वो क्या है? काव्य है। इसी के इर्द गिर्द सारी सारी परिभाषाएं घूमेगी और सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं काव्य प्रकाश, जो कि मम्मट का ग्रंथ है। किसका है? मम्मट। लेकिन देखो, सबसे पहले बताऊं, सर्वप्रथम जो है वो काव्य जो लक्षण है वो आपको दोस्तों कहां मिलते हैं? वो अग्नि पुराण में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? सर्वप्रथम तो काव्य लक्षण आपको कहां मिलते हैं? अग्नि पुराण में मिलते हैं। विद्वान हिंदुस्तान में, इस भारत में अनेक मिल जाएंगे, लेकिन हमें न तो यहां विद्वता की जरूरत है और न ही वहां विद्वता की जरूरत है, बल्कि हमें तो वो टीचर चाहिए, स्टूडेंट्स को वो टीचर चाहिए जो वो समझा सके, जो पेपर में आएगा। लेकिन कई बार ऐसा टॉपिक आ जाता है कि जिसे हम थोड़ा सा समझाने में मतलब वो गहराई भरा होता है, हम समझा नहीं पाते हैं, तो उसका हमें मलाल रहता है कि लेकिन फिर भी हम समझाते हैं कि पेपर की दृष्टि से कंप्लीट हो जाए। जैसे कल व्यंजना सप्तशती थी, पेपर की दृष्टि से जो आपको जानना है शाब्दिक व्यंजना श्लेष अलंकार, वो इन्हें बता दिया। आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है। पेपर में अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये परिभाषा किसकी है? ये सेकंड ग्रेड में पूछेगी ये पहली परिभाषा। तो यहां पे जैसे इस तद दोषों की व्याख्या जब आप करोगे तो यूं होगा, तद धन अदोषो। क्या होगा? तद धन अदोषो। ऐसे ही सगुण है ना, सगुण अलंकृति, सगुण यहां पे अन अलंकृति, अनअलंकृति हो गया, ध्यान से समझना, सगुण अनअलंकृति पुनः कापी। यानी यहां पर क्या कहना चाहते हैं मम्मट कि तद अदोषो, अर्थात ऐसा शब्दार्थ जो क्या हो? ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित हो। क्या हो? दोष रहित हो और गुण सहित हो। देखो, काव्य का लक्षण मम्मट क्या बताते हैं? जो दोष रहित हो और गुण सहित हो। आज की क्लास पूरी देखना, बड़ा आनंद आएगा, इतनी जोरदार लक्षण है, मजा आ गया पढ़ते समय। ठीक है, गुण सहित। लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए? वो अलंकार रहित हो। क्या हो जाए? अलंकार रहित हो। अर्थात ऐसा शब्दार्थ जो दोष से रहित हो और माधुर्य, ओज और प्रसाद आदि गुणों से युक्त हो, तथा कभी कभी अलंकार रहित भी हो तो चल जाएगा। वही क्या कहलाए? ये लक्षण अगर जिसमें है, ये लक्षण जिसमें है, वही साहब काव्य है। वही क्या है? काव्य है। आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। आज मैं जो आपको परिभाषाएं करवाने जा रहा हूं वो आप कभी नहीं भूलोगे। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट की परिभाषा है कि जो दोष रहित हो, गुण सहित हो, अलंकार रहित हो कभी कभी, तो चल जाएगा। वो क्या कहलाएगा? काव्य कहलाएगा। उसके बाद काव्य अनुशासन किसने लिखा है? काव्य अनुशासन लिखा है दोस्तों, काव्य अनुशासन लिखा है आचार्य हेमचंद्र ने। हेम यानी सोना होता है, और सोना जो होता है वो दोष रहित होता है। सेम देखो, ये भी क्या कहेंगे? जिसमें दोष रहित हो। जो क्या हो? दोष रहित हो और सगुण हो, यानी गुण सहित हो, सालंकार हो। अब देखिए, ये क्या कहते हैं? अलंकार सहित शब्दार्थ हो काव्यम। अलंकार सहित शब्द ही काव्य है। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषाएं देखते करे क्यों याद हुए परिभाषा, ए यू याद हुए, ए याद करियां याद उसी, है ना, ए करियां ही याद उसी। और सबसे बड़ी चीज है रुचि। आपको अगर रुचि आने लग गई, रुचि कब आएगी? जब कोई चीज समझ आएगी तब रुचि बनेगी। कुछ टॉपिक में नहीं, लेकिन 90% में तो रुचि बन सकती है ना। हम 90% बने। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो कम। अब आपने सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अदोषो और तदोषो। आप कंफ्यूज नहीं होगे। बोला सर कैसे? मम्मट कहता है अलंकार होने ही नहीं चाहिए। क्या कहता है?
तद दोषो शब्दार्थो सगुणावल अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात सगुणा अलंकृत, अनअलंकृत, अन का मतलब होता है नहीं, जिसमें अलंकार नहीं हो वो, लेकिन ये क्या कहता है, सालंकारो, अलंकार सहित होगा तब क्या कहलाएगा, तब क्या कहलाएगा, तब वो शब्द क्या कहलाएगा, काव्य कहलाएगा। बात समझ आ गई, ये हेमचंद्र की है, समझ गए बात। अब आते हैं अग्नि पुराण पे। अग्नि पुराण के अनुसार, और देखो ये बात मैंने पहले बताई थी कि काव्य का सर्वप्रथम जो लक्षण प्रतिपादित किया है वो किसने किया, अग्नि पुराण ने। क्या कहते हैं अग्नि पुराण में, हालांकि अग्नि पुराण की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी लेकिन अच्छी है, लेकिन पढ़ने में कि संक्षेपाद वाक्यम स्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। क्या बोला, संक्षेपा द्वाक्यम स्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्य स्फुरदंकल, ये क्या लिख दिया, काव्य स्फुरदलंकार गुणावद्योष वर्जितम। ये तो ऐसा लग रहा है बाहुबली में बोला ना, बिंबा है ना वो उसी तरह से इस प्रकार से पढ़ा जा रहा है। कारण क्या है, हम संस्कृत से बहुत दूर आ चुके हैं। खैर क्या कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। संक्षेप में इष्ट अर्थ, संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली व्यवच्छिन्ना पदावली से युक्त, मतलब संक्षेप में जो इच्छित अर्थ है उसको प्रकट करने वाली पदावली, उसको प्रकट करने वाली जो इष्ट अर्थ है, हाँ हेलो, जो इष्ट अर्थ है 1156, ठीक है। तो क्या करें, संक्षेप, यानी संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा काव्य जिसमें क्या प्रकट हो, ये स्फुटम है, स्फुट है ना, जिसमें क्या प्रकट हो, अलंकार प्रकट हो। क्या प्रकट हो, जिसमें अलंकार प्रकट हो, गुणाव दोष वर्जितम, जो गुण, जिसमें क्या हो, जिसमें गुण युक्त, यानी जो रचना गुण युक्त हो और दोष रहित हो। संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली तथा काव्य में जहां अलंकार प्रकट हो और गुण सहित और दोष रहित जो रचना है वही क्या है, काव्य है। यह बात कौन कहता है, यह बात अग्नि पुराण में कही गई है। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है, कई बार हम पढ़ाते हैं ना तो कोई सोचते हैं सर ये आप उसकी कॉपी कर रहे हो, सर आप ये उसकी कॉपी कर रहे हो, आप उस किताब में से पढ़ा रहे हो। देखो पहली बात कि निश्चित रूप से हम कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं किताबों से लेते हैं, लेकिन ऐसी मान लो आती है कि सर आप उस किताब से पढ़ा रहे हो सारा मैटर। देखो ऐसा कुछ नहीं, ये आज की क्लास जो पूरी है मैं आपको बता देता हूं। मुझे तो देखो आज का जो कंटेंट है ना, आज का कंटेंट रुको लेके आता हूं मैं। आज का कंटेंट जो है वो निश्चित रूप से आप ये किताब देख सकते हैं, काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र, काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ठीक है, हाँ ये लो रखो, काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र की किताब से सारी चीजें बढ़िया पता। मैंने इसीलिए टेलीग्राम पे मैसेज डाला कि आज जब मैं भगीरथ मिश्र को, रात ही मैंने ये किताब निकाली थी, तो मैंने कहा चलो इस काव्य लक्षण को स्टूडेंट को तगड़ा पढ़ाते हैं। तब मैंने देखा कि अधिकांश मैटर यहीं से सारी किताबों में आता है, गाइडों में वगैरह में सही यहीं से आता है, तो इसको मैंने और बढ़िया तरीके से कर लिया, और बढ़िया तरीके से कर लिया। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो ऑथेंटिक किताबों से पढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं साहित्य में सन को लेकर जो दिक्कत आती है उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है, जैसे मान लो अपने क्या नाम है गणानंद के जन्म की बात करते हैं, तो जैसे मान लो गणानंद का जन्म मान लो 1589 बता दिया, क्या बता दिया 1589, सर एनसीईआरटी में तो 1573 दे रखा है, हमारे फलाना जी सर ने 1573 लिखा रखा है, आप सर 1589 बता रहे हो, तो सर गलत कौन है। इसमें क्या होता है, गलत नहीं होता, कोई टीचर आपको कहीं से पढ़ा रहा है लेकर कंटेंट, कोई टीचर आपको कहीं से पढ़ा रहा है ना। ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के जो मुद्दे कौन क्रिएट करता है, जो हमें डिस्टर्ब करना चाहता है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं हुई। ये एआरसी के अनुसार है और ये सर्वमान्य रूप से एनसीईआरटी के अनुसार है, बस। तो कोई ना कोई जहां से पढ़ाएगा वो कहीं ना कहीं से तो कंटेंट लेगा ही लेगा ना, तो इसलिए कभी भी क्या है इसलिए आप तो बस मस्त होके पढ़ो। तो आपको हेमचंद्र की परिभाषा पता लग गई और अग्नि पुराण की परिभाषा पता लग गई। और ये देखो इस लक्षण में
5 बातें आती है। इष्टार्थ, संक्षेप, वाक्य कैसा होना चाहिए संक्षेप में, अलंकार युक्त, गुण युक्त और दोष रहित। बस ये 5 बातें होती है किसके लक्षण? अग्निपुराण। भामा, भामा की रचना है काव्य अलंकार, और काव्य अलंकार सूत्रवर्ती भामा के नहीं है। यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। भामा क्या कहते हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम, कि शब्द और अर्थ से युक्त ही जो चीज है वही क्या है? काव्य है। यानी एक तरह से यह कहना चाहते हैं कि शब्द क्या है? शब्द तो शरीर है। और अर्थ क्या है? बोला अर्थ तो जो है वो क्या है? आत्मा है। यानी बिना आत्मा में, हालांकि ये बात आगे दूसरा कहेगा, लेकिन बिना आत्मा के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। इस बात को मान के चलें, बिना आत्मा के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार, ये तो मैंने बताया, आगे आ जाएगा, शब्दार्थो सहितो काव्यम। अब ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में से एक है। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य च द्विधा संस्कृत प्राकृत चान्यद प्रभ्रंश इति त्रिधा, है ना। तो अब इसके विस्तार में जाओगे तो इसके हिंदी में उलझने का प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। पेपर में जब आपको पूछा जाएगा तब आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य च द्विधा। ये जो बात है ये कौन कहता है? और ये बात आप बता दोगे आराम से। कैसे बता पाओगे? क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा। ये क्या कह रहा है? एक सेकंड। ठीक है, चलिए। तो यहां पे क्या कहते हैं भामा? यहां कहते हैं कि शब्द और अर्थ के योग से क्या बनता है? काव्य बनता है। शब्द और अर्थ के योग से क्या बन जाता है? काव्य बने। यानी शब्द और अर्थ का दोनों का योग होना बहुत जरूरी है। अगर शब्द में अर्थ नहीं है तो इसका मतलब वो काम का नहीं है। साहित्य दर्पण लिखने वाले आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? वाक्य रसात्मक काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही, क्या कहते हैं? रस से युक्त। अब जैसे रस आ गया तो रस यानी क्या हो गया? आनंद। आनंद से युक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। जिसमें आनंद है वही वाक्य क्या है? काव्य है। जिसमें आनंद है, रस है। रस गंगाधर, इसी तरह से अगली परिभाषा है कि रस गंगाधर लिखने वाले आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। ये 2 परिभाषाएं मैं जब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था तो मुझे ये 2 परिभाषाएं याद हुई थी मोस्टली तो, और ये 2 ही मुझे अच्छी लगती थी। और मैं ये बताऊं कि देखो, जहां विश्वनाथ है, विश्वनाथ व से व जोड़ दिया, वाक्य रसात्मक काव्यम, और रस गंगाधर र से र जोड़ दिया, रस गंगाधर लिखने वाला पंडित जगन्नाथ, है ना। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। कितनी शानदार परिभाषा है। एक परिभाषा 101% आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में मिलेगी। उसके बाद है, अब आते हैं हिंदी की परिभाषाएं। अब कुछ हिंदी की परिभाषाएं आती है। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, जब आत्मा की मुक्तावस्था जो होती है वो ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार जब हृदय मुक्त होता है तो वो कहलाती है रस दशा। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, भाई हृदय को मुक्त करने के लिए हमारी इस वाणी को कुछ शब्दों का विधान करना पड़ेगा। कुछ शब्द ऐसे मतलब एक शब्दों की एक माला पिरोनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा? जिससे हम जो है बहुत अच्छा, मतलब अच्छा महसूस करें, रस की उत्पत्ति हो, आनंद आए।
वही क्या कहलाती है, कविता कहलाती है। यानी रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाहते हैं कि कविता किसे कहते हैं। बोला जिस प्रकार आत्मा की अवस्था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, वैसे ही हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी को कुछ शब्दों का विधान करना पड़ता है, और वही क्या कहलाती है, कविता। अब मान लो हिंदी में है, आपको भी पता होना चाहिए कि कविता किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कविता किसे कहते हैं, तो क्या आप किसी की परिभाषा बताओगे कि भाई कविता इसे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल ने? कुछ अपना भी बताओ, कोई पहले पढ़ा हुआ हो, किसी कवि का पढ़ा हुआ, वो भी बताओ कि कविता दिल की भावना, कविता मीत प्रतीत, कविता सावन की झड़ी, कविता प्रीत संगीत, कविता से समाज में बढ़ती है पहचान, और जो कविता समाज को भा जाए वही कविता महान है ना। बोला कविता कैसे बनती है कि जहां की क्या कहते हैं कि जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, कि जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, तो उनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं रहती, और जहां उतरते हैं ये परिंदे कविता अपने आप बन जाती है। जब आंसू आखर के रूप में, जब आंसू आखर के रूप में कागज पर उतरने लगते हैं, तब कविता बनना शुरू हो जाती है ना। बड़ी अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी है, बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी है कवियों ने, उनमें से दो मैंने आपको सुनाई। ऐसे ये कहते हैं हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य। अब हृदय की मुक्तावस्था कब होगी, हृदय मुक्तावस्था में कब पहुंचेगा? वो तब पहुंचेगा जब आपके अंदर रजोगुण और तमोगुण का नाश होगा। तमोगुण और रजोगुण का जब नाश होगा, तब उत्पत्ति किसकी होगी? सत्व गुण की उत्पत्ति होगी। और जब सत्व गुण की उत्पत्ति होगी, तब हृदय मुक्तावस्था में पहुंचेगा। जब हृदय मुक्तावस्था में पहुंचेगा, तब हृदय को आनंदानुभूति होगी। और जब आनंदानुभूति होगी, ऐसे सब जिनसे आनंदानुभूति हुई है, वो काव्य कहलाने के योग्य है, वही काव्य कहलाने के योग्य है। इससे सरल मैं और क्या समझा सकता हूं आपको, है ना। तो जो अब लेट आए हैं लाइव, वो क्लास को लाइक करें और क्लास को मतलब लाइव देखने का प्रयास करें। अरे आदत डाल लो, डाल लो, आदत डाल लो। एक बात सोचते नहीं हो तुम लोग कि 3 लाख के करीब फॉर्म भरे जाएंगे। अगर सीटें 7,000 जैसा कि सुनने में आ रहा है, मैंने उस दिन वीडियो बना के भी कहा था, ये 2,000 वाली सारी अफवाहें थी। सीटें 7,000 प्लस सीटें आएगी, लगभग 6500 7,000 तो कम से कम है ही। उनमें से हिंदी को हाईएस्ट कितनी मानते हैं? मैं मानता हूं 1200 से 1500 सीटें, मैं अनुमान बता रहा हूं, 1200 से 1500 सीटें मानते हैं। यानी इसके आसपास रहेगी 1500, 2 कम 2 5 नीचे, इस तरह से 1500 सीटें। फॉर्म कितने भरेंगे? 3 लाख। उनमें स्थान बनाना है। क्या बनाना है? उनमें स्थान बनाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें इस कैटेगरी के नहीं, कैटेगरी को दिमाग में मत चलो। देखो हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, और ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो बैच चल रहा है, अब 1 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मतलब जो स्टूडेंट्स आए थे 16 जुलाई 3 अगस्त से बैच दोबारा स्टार्ट हुआ जब, तब उस वक्त मुझे लगा यार ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेहनत और विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। आज जब मेरा रीतिकाल का टेस्ट हुआ, तो वो टॉप 5 में एक कैंडिडेट है, मैडम है साइना बानो, बीकानेर के ही हैं, तो वो टॉप साइना कलर है या साइना बानो है, क्योंकि 2 स्टूडेंट दोनों ही साइना है, तो वो टॉप 5 में आए। तो वास्तव में ऐसा लगा। और जब मैंने भारतेंदु युग के उनसे क्वेश्चन पूछे, क्यों अगला टेस्ट भारतेंदु द्विवेदी का है, तो इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने फटाफट आंसर दिए कि भाई नाथुराम शर्मा शंकर की 2 रचनाएं कौन सी है, कब जन्म हुआ था, और जो लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था, उनकी कौन सी रचना है, उस रचना पर किसने कितनी आलोचनाएं लिखी गई, किस किसने आलोचना लिखी, किस किस शीर्षक से लिखी गई। ऐसे प्रश्न जब फटाफट किए तो फटाफट उत्तर आने लगे। इससे मुझे लगा कि वास्तव में जो मेरा तरीका इस बार अपनाया गया है, वो तरीका काम करेगा। अब आप ऑनलाइन वाले फोन आ रहे हैं जैसे बहुत से कि सर ऑफलाइन, मैं आपसे ये कहता हूं अभी नहीं। आप जो बीकानेर से बाहर, बीकानेर वाले अगर ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए तो निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन जो बाहर वाले हैं उनके हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको यहां ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं आपको ईमानदारी से ही पढ़ा रहा हूं, मैं आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। पेड कोर्स में जो कंटेंट दिया जाता है, मैं उससे बेस्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। टेस्ट सीरीज है, वो आपको पता है संसाधनों को मैनेज करने के लिए लगते हैं, तो ये आप जानते हैं। आपको मैं जब पूरा कोर्स करवाने दो मुझे एक बार ऑनलाइन, सारे ईमानदारी से पूरा कोर्स कर लो। जब मैं आपको बुलाऊं ना एक बार कि अब 1 महीना रिवीजन के लिए आप ऑनलाइन, आप ऑफलाइन अगर आ सकते हैं तो उस वक्त आना। उस वक्त आप देखना कि जब
जो यहाँ 250 क्लासेज या 150-200 क्लासेज जितनी होती है पूरी ले लेगा ना, उसके बाद जब आएगा ना तो उसे सारा मेरा याद आएगा, जो जो मैंने क्लास में बातें बताई है ना, तो मुझे रिवीजन करवाने में भी आसानी होगी। और हम बराबर 5-5 घंटे पढ़ के रिवीजन करवा के परीक्षा से 1 महीने पहले आपको वापस घर पे भी भेज सकते हैं, ताकि उसके बाद आपको घर पे उसी वो जो मैंने आपको बताया ना 150 पन्नों की बुकलेट तैयार होगी, बस वो यहां पे तैयार करवाएं। तो थोड़े दिन मेरे अनुसार तैयारी कर रहे हो ना, जो लाइव विजन के 1000 स्टूडेंट, वो मान लो इन 1200-1500 में से एक, तो ये दिमाग में रख लो, तुम 7000 मत देखो, तुम देख लो कि इस बार तो 1000 ही सीट है और उसमें मेरा नाम है। मुझे कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं तो ना सेलेक्ट होके रहूंगा, बस मुझे उनका जोश देकर अच्छा लगता है। चलिए, तो देखिए आप यहां पर, हाँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या कहते हैं देखना, कि किसी प्रभावोत्पादक यानी कोई मतलब प्रभाव उत्पादन करने वाली या प्रभाव को बढ़ाने वाली और मनोरंजक लेखक बात या वक्तृता का नाम कविता है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे प्रकार कहा जाता है कि आजकल अखबारों की क्या हालत है कि खून, रेप, किडनैप की जिसमें हो भरमार, उसे समझ लीजिए तुम भारत का अखबार। नॉलेज कुछ है नहीं, हाँ बस यही सूचना, वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां खून हो गया, वहां मर्डर हो गया, वहां रेप हो गया, बस फालतू चीजें। ज्ञान, अखबार का काम होता है ज्ञान देना। लेकिन मैं नहीं कहता, ये व्यंग्य किया किसी कवि ने, आजकल कौन माथाफोड़ी करे। जैसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किसी कवि के बारे में कुछ लिखना मतलब सर बड़ा को सर पे लेना के जैसा है ना। तो वही बात है, कौन कहे। हाँ, तो जो रचना किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेखक बात या, इसको लेखन कर लें ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेखन बात या वक्तृता का नाम कविता है। अर्थात को समझ लीजिए, प्रभाव डालना या प्रभाव उत्पादन करने, प्रभाव डालने की क्षमता हो और आनंद प्रदान करने की शक्ति ही जिस शब्द में है वही क्या है, काव्य है ना। जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी लाइन सुनाई कि सर, जैसे मंच पे कई बार बोलते हैं कि सर आप कुछ कहना चाहते हैं, सब बोलते हैं ना अक्सर आपको, कि कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं मगर कह नहीं पाते हैं, कुछ शब्दों से, कुछ चुप्पी से तुमको समझाना चाहते हैं, पर तुम ये समझ न पाओगे, बस हंसकर टाल जाओगे। तुम ये समझ न पाओगे, बस हंसकर टाल जाओगे, तब हो चुकी होगी देर बहुत, तब हम फिर लौट न पाएंगे। हाँ सच कहते हैं, एक मीठी मधुर याद बनकर तुम्हारे वजूद में बस जाएंगे, पर हम फिर लौट न पाएंगे। हम कहना तो बहुत कुछ है, जब इस प्रकार की रचनाएं सुनते हैं, मतलब कुछ पंक्तियां सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यही काव्य है, जिसको सुनकर, मैं एक बात और बता दूं, जिसको सुनकर समझकर आपको अच्छा लग रहा है वही काव्य है। बाबू गुलाब राय, अगर आपको ये क्लास देखकर अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब आप काव्य पढ़ रहे हो और आप काव्य रसिक हो, क्योंकि आपके तमोगुण और रजोगुण नाश हो चुके हैं। और किसके दिमाग में ये आ रहा है कि देख तू गुरुजी नाटक कर रहा है, देख तू हमें ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो, इसका मतलब समझ जाना तुम्हारा तमोगुण रजोगुण अभी तक जागृत है। और जिसको आनंद आ रहा है, इसका मतलब उसमें सतोगुण की क्या हो चुकी है, जागृति हो चुकी है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाएं, मतलब संसार के प्रति कवि की जो भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया के श्रेय को प्रेय देने वाली रचना, के श्रेय को प्रेय देने वाली जो रचना है या वो अभिव्यक्ति है, वही तो काव्य है संसार के प्रति, है ना। कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, है ना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। इस प्रकार से यह है। खैर, मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो कितना अच्छा लिखा है बच्चन जी ने। तो वही बात है जिसको सुनकर आपको क्या हो, मतलब संसार के प्रति और जग और कहां का नाता, संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं के श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति काव्य है, ये कहते हैं बाबू गुलाब राय। अब इसको जोड़ लो आप, जोड़ो कैसे कि बाबू गुलाब राय ने गुलाब किसे कहा है, गुलाब कहा है संसार को।
क्या कहा है? गुलाब का संसार। इसको याद करने का तरीका है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मतलब जो मनोरंजन शब्द की बात करेंगे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी करेंगे, और जो मुक्तावस्था की बात करेंगे वो रामचंद्र शुक्ल करेंगे। इसके अलावा जैसे मान लो अपने एक परिभाषा है कि काव्य वह है जो मन में आनंद या चमत्कार को उत्पन्न करे। क्या है? काव्य वह है जो मन में, काव्य वह है जो मन में आनंद या काव्य वह है जो मन में आनंद या चमत्कार उत्पन्न करे। यह परिभाषा आपसे पूछ लिया जाए किसकी है, तो यह परिभाषा है आपके श्याम सुंदरदास की। क्या परिभाषा है? श्याम सुंदरदास की है कि काव्य वह है जो मन में चमत्कार या आनंद उत्पन्न करे। इसके साथ ही अब कुछ जयशंकर प्रसाद की पढ़ते हैं, कॉर्डाइल बाद में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। बस इस शब्द को जोड़ लो प्रसाद से, कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। मतलब काव्य तर्क के आधार पर नहीं चलता, हृदय के आधार पर चलता है। काव्य तर्क नहीं पूछता। वह एक श्रेयमयी प्रेय क्या है? प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। संकल्पनात्मक अनुभूति को किससे जोड़ लो? जयशंकर प्रसाद। ये एक अंग्रेजी विदेशी परिभाषा आगे बीच में, कि संगीतमय विचार ही क्या है? जिन विचारों को आप संगीतमय करके जो अभिव्यक्त कर रहे हो, वो इसका मतलब वो काव्य है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कविता क्या है? बोला पद्य ही कविता है। इसका मतलब क्या निकल जाता है कि पद्य ही क्या है? कविता है। आइए और बढ़िया परिभाषा पढ़ते हैं। चिंतामणि पूरी चिंता की थी, 1600 में जन्म हुआ था चिंतामणि। कवि कुल कल्प तरु रचना लिखने वाले चिंतामणि, जिन्हें हिंदी का क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? हिंदी का मम्मट कह सकते हैं क्या? हाँ, मम्मट से बड़े प्रभावित थे चिंतामणि। सगुण अलंकरान सहित दोष रहित जो हुई, मतलब समझ रहे हो? अब मुझे पता है, अब आपको रुचि आने लग गई। सगुण, गुण सहित, अलंकरान सहित यानी अलंकारों सहित, दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। जो सगुण है यानी गुण सहित है, जो अलंकारों सहित है, जो दोष रहित है, वही शब्द अर्थ से युक्त रचना को काव्य कहा गया। आपने कुछ समझा काव्य लक्षण क्या है? काव्य लक्षण के मतलब सब एक ही बात बोल रहे हैं, जिसमें दोष नहीं हो, जो गुणों से युक्त हो। भाई दोष नहीं है मतलब तेरे में गुण है। जो अलंकारों से युक्त है, कोई कहेगा कि थोड़े अलंकार चल जाते हैं, कोई कहेगा बिल्कुल नहीं चलेंगे, कोई कहेगा नहीं अलंकार होने जरूरी हैं, लगभग सेम चलेंगे। ठीक है। कुलपति मिश्र मम्मट के आधार पर इन्होंने जो बात दी है, कुलपति मिश्र ने मम्मट के आधार पर जो कहा है, कुलपति मिश्र ने अपने ग्रंथ का नाम क्या है? रस रहस्य। क्या है? रहस्य। भाई कुल का पति होना याद है? कुलपति 1660 या 1560, क्या करोगे? कुल का पति। ठीक है। रस रहस्य मम्मट के आधार पर इन्होंने कहा है कि क्या कहा है, देखते हैं। दोष रहित। सब समझ रहे हैं? मैं पक्का दावे के साथ कहता हूं सबको समझ आ रहा है। दोष रहित अरुगुण सहित, दोष से रहित अरुगुण सहित, कछुक अल्प अलंकार। जो मैंने बात पहले बोली वो यही थी। कछुक थोड़े बहुत अल्प अलंकार अगर चल जाए तो चल जाए। शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। यह परिभाषा कुलपति मिश्र के रस रहस्य में। कुल का पति, ये रस रहस्य तो बहुत रीतिकालीन में बहुत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ये उसी रचना की बात है कि दोष रहित अरुगुण सहित, कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। अगले में क्या कहते हैं कि जगते अद्भुत सुख सदन, शब्दरु अर्थ कवित। शब्द और अर्थ ही कविता है।
जिसमें कुछ अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो, सुख यानी आनंद। यह लक्षण मैंने किया समुझी ग्रंथ बहु चित, यह लक्षण जिसमें है वही असल में क्या है, कविता है। अर्थात संसार से विलक्षण अर्थ देने वाला शब्दार्थ ही क्या है, मतलब काव्य आपको ये बुला देता है। कवि हरिवंश राय बच्चन भी कहता है ना कि मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जग झूम झुके लहराए, है ना। तो ये देखिए संसार से विलक्षण, जब आप काव्य में खोते हैं तो आपको इस संसार के कारण, जब आप काव्य में खोते हैं तब आप तमोगुण रजोगुण से मुक्त हो जाते हैं, आप सतोगुण में आ जाते हैं। और सतोगुण में आने के पश्चात आपको ये संसार नजर नहीं आता, आपको लगता है आप कहीं और ही विचरण कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। सुदामा पांडे धूमिल, कविता शब्दों की अदालत में खड़े होकर बेकसूर आदमी का हल्फनामा है। वाह वाह, कितने शानदार लिखे। मतलब इन पंक्तियों गहराई में जाओ कि लिखने का तरीका देखिए। कविता शब्दों की अदालत में खड़े होकर बेकसूर आदमी का हलफनामा है, गजब लिखा है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, है ना, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र रचना है कि नहीं है। और ये रचना तो आज जिन्होंने रीतिबद्ध, आज टेस्ट था आपका रीतिबद्ध धारा का टेस्ट, मैंने हिंदी पॉइंट पे अपलोड कर दिया था, 7वां या 8वां टेस्ट था आज। इसमें ये लाइन आई थी कि नहीं आई थी, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता में। बिना भूषण यानी अलंकार विहीन अगर कोई है तो वो कविता ही नहीं है। केशवदास कहते हैं जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबर्ण सुरस सुव्रत और सरस सवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। तो इसका मतलब यही हुआ कि बिना गहनों के कविता नहीं होती। श्रीपति जो हैं, श्रीपति, इनकी रचना है काव्य सरोज। क्या रचना है, काव्य कि यद्यपि दोष बिनु और गुण सहित अलंकार सोलीन, तीनों बातें तरह तरह से कहने का अंदाज है। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छई नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। शानदार परिभाषा दी है। आपको एक एक परिभाषा याद रखनी श्रीपति काव्य सरोज में। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार। अब आप देखो, पहली बार पढ़ रहे हो, आप चाहते हो सारी परिभाषाएं क्लास देखो याद हो जाए। ये जादू की छड़ी नहीं है, ये मेहनत लगेगी। इस क्लास को या ये पीपीटी को मान लो या फिर नोट्स, आपका सर आपके नोट्स काव्य लक्षण के नहीं डाल रखे, वो कल की डेट में, कल की मतलब कल की ही डेट में आपके पास काव्य दोष के, जिनके नोट्स नहीं पहुंचे सेकंड ग्रेड वालों के, काव्य दोष के और फर्स्ट ग्रेड के काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, तीनों के नोट्स आपको कल की क्लास में, कल की क्लास से पहले पहले आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आइए, सोमनाथ, सगुण पदार्थ दोष बिनु, सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत विरुद्ध। सगुण यानी गुण सहित, पदार्थ दोष बिनु और पिंगल मत यानी पिंगल की बात करने वाला एकमात्र सोमनाथ है। सोम, सोम पिंगल, बस इस शब्द को जोड़ दो पिंगल से। सोमनाथ जाओगे तो ही पिंगल पाओगे। बस सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध और भूषण जुत कवि कर्म जो सो कविता कई बुध। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वो भूषण बिनु न विराजे कविता बनिता मित वो याद है, लेकिन यहां पे वो ये दे दे और हम जल्दबाजी में से एक शब्द के आधार पर केशव कर दें, तो ये गलती मत कर देना। ठाकुर कवि की परिभाषा मैंने कल कोई और कारण से पढ़ी थी, तब मुझे याद आ गया कि पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे सो कवित कहावे। कि जो पंडित विद्वान और प्रवीणन को, प्रवीण जो होते हैं उनका जो चित्त को हर ले, यानी एक बार उनको मोहित कर ले, वही कविता कहलाती है। वही क्या कहलाती है, कविता कहलाती है। और पंथ की तो बहुत बढ़िया है कि कविता क्या है, बोला हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। परिपूर्ण यानी हमारे मतलब सुख से भरे हुए जो पल हैं उसकी अभिव्यक्ति ही कविता है। परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही क्या है, पंथ कविता है। ये बात कौन कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत। सब अलग अलग बातें कहते हैं।
देव भी कहते हैं कि भाई मैं कैसे चुप रह जाऊं, केशव ने बोल दिया कविता बनिता मित, तो मैं चुप कैसे रह जाऊं। तो कहते हैं, देखिए ये बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वही बात, शब्द जीव है और तिहि अर्थ मन। शब्द जीव है, समझ गए, और अर्थ जो है उस जीव का क्या है, मन है। रसमय सुजस शरीर, और इनसे मिलकर रसमय मतलब रस से युक्त होने के बाद जो है पूरे काव्य रूपी शरीर का निर्माण होता है। चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर, यानी अलंकारों को बड़ा गंभीर माना है देव ने, अलंकारों को बड़ा महत्वपूर्ण माना है काव्य के अंदर, क्योंकि चमत्कार जो उत्पन्न करेगा ना काव्य में, वो अलंकार ही करेगा। परिभाषा वो शब्द जीव तिहि अर्थ मन और रसमय सुजस शरीर, चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। चलिए सुरति मिश्र पढ़ते हैं। सुरति मिश्र भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनकी रचना के बारे में तो नहीं पता। क्या कहते हैं, देखो सेम बात, मनोरंजन शब्द महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा में आया था ना, यहां पर मनोरंजन आता है कि वर्णन हो, वर्णन यानी वर्णन मनोरंजन, जहां जो मनोरंजन मतलब मन को रमाने वाला वर्णन जहां हो, और रीति अलौकिक होई, और मन को रमाने का जो तरीका है वो बड़ा अलौकिक हो, विचित्र हो। निपुण कर्म कवि को जो तिहि काव्य कहत सब कोई, इन कार्यों को करने में जो निपुण कवि है, मतलब इस काव्य को बड़ी निपुणता के साथ पूरा करता है, वही काव्य कहलाता है, उसे ही सब क्या कहते हैं, बड़ी मतलब होशियारी से ऐसे काव्य ऐसी पंक्तियों का निर्माण करता है, असल में वही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। तो सुरति मिश्र में भी मनोरंजन शब्द आता है, यहां से जोड़ लो, या आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, बहुत से स्टूडेंट्स को याद हो जाती है, वरना थोड़ा कोई शब्द जोड़ के आप याद कर सकते हो, क्योंकि जब टेस्ट होगा ना तो काव्य लक्षण की एक परिभाषा आई, किसकी परिभाषा है, फिर परिभाषा आई, किसकी परिभाषा है, तो याद आ जाएगा। अब कुछ इंग्लिश परिभाषाएं हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कहते हैं कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कैसे बड़ी कथाएं, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या कहूं आज तो कही नहीं, दुख ही जीवन की कथा रही। तो कहीं मतलब दो पंक्तियां, दो जनों की जोड़ तो नहीं दी, बिल्कुल सर आपने जोड़ दी, एक तरफ तो आपने निराला को जोड़ दिया और एक तरफ आपने जयशंकर प्रसाद को जोड़ दिया, है ना। आत्मकथ्य में मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, ये पंक्तियां वहां की है, और लास्ट वाली पंक्तियां निराला की है कि छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं आज कैसे, ये प्रसाद की तो है पंक्तियां, आत्मकथ्य की है। हाँ चलिए, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, अर्नोल्ड की परिभाषा है, जबकि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय समृद्ध, ये कुछ शब्द अलग हो सकता है, समय में मनोवेगों से फूटता है। कोई खास बात नहीं है वर्ड्सवर्थ की इनकी परिभाषा। हाँ ये परिभाषा खास है। महादेवी वर्मा, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता, देखो ये तो बात महादेवी रहस्यवाद से बाहर ही नहीं आती है, तो महादेवी तो ऐसी बात कहेगी कि ये किसी कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और चित्रण इतना ठीक है, चित्रण इतना ठीक है कि उसे पढ़कर पाठक को यही लगता है कि यार ये तो मेरी बात हो रही। बहुत देखो कितनी गहरी बात कही महादेवी ने, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में, दूसरे में आविर्भूत होती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे यार ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मेरी ही बात हो रही है। तो मुझे ये इसलिए परिभाषा अच्छी लगती है। कॉलरिज कहते हैं कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। जब सबसे उपयुक्त शब्द सबसे उपयुक्त क्रम में जब आ जाएं तो ऑटोमेटिकली कविता बन जाती है, ऑटोमेटिकली वो कविता का रूप, काव्य का रूप ले लेते हैं। ड्राइडन कहते हैं कविता सुस्पष्ट संगीत है एक तरह का, अगर आप उसे ध्यान से सुनो तो आपको एक स्पष्ट उसमें संगीत, एक लय सुनाई देगी, और वो लय ही आनंदानुभूति का सबसे बड़ा कारण है। ये बात कौन कहते हैं? ड्राइडन कहते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर जॉनसन। जॉनसन कहते हैं कि कविता सत्य और आनंद के एकीकरण की कला है। भाई देखो, कविता सत्य और आनंद के एकीकरण की कला है, जिसमें विवेक के साथ कल्पना का प्रयोग भी होता है। सत्य,
कविता क्या है? सत्य है। और ये बात जॉनसन कहता है, जॉनसन जानता है कि कविता सत्य है और आनंद के एकीकरण की कहानी कला है जिसमें विवेक के साथ कल्पना का प्रयोग भी होता है। और उसके बाद हम एक लास्ट अंग्रेज विद्वान को पढ़ते हैं कि कविता कल्पना और संवेग, जो हमारे संवेग होते हैं, भाव होते हैं, के द्वारा जीवन की व्याख्या है। कल्पना और संवेगों के द्वारा क्या है? जीवन की व्याख्या है। सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पर दो परिभाषाएं और बता सकता हूं जो काव्य से संबंधित पेपर में आने के लायक है। काव्य लक्षण में उसे आप चाहे शामिल करो चाहे नहीं करो। एक तो दंडी की परिभाषा बताऊंगा कि शरीर त्वादिष्ठार्थ, शरीर त्वादिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ये परिभाषा दंडी की नहीं लगती क्या आपको? ये जो अभी आपको मैंने बताई है, ये वास्तव में मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट परिभाषा लगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अभी पीछे एक जगह आया था, कहां आया था? देखिए, ये है संक्षेप पादवाक्यमिष्ठा व्यवच्छिन्ना पदावली। और मैंने आपको जो बताई है वो परिभाषा थोड़ी अलग है, वो परिभाषा थोड़ी अलग है। शरीर त्वादिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये परिभाषा, इसलिए ये दंडी की परिभाषा है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसे। ये दंडी के, तो एक तो इसे याद रखना, शरीर त्वादिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। एक परिभाषा वामन की ओर बता देता हूं आपको, काव्य शब्दोदयम गुणालंकार। काव्य शब्दोदयम गुणालंकार, क्योंकि ये परिभाषा पेपर की दृष्टि से, मतलब जब पेपर में जब परिभाषाएं पूछी जाती है ना, तब मुझे एक तो ये परिभाषा भी बहुत अच्छी लगती है और दूसरी ये है गुणालंकार है। संस्कृतयो शब्दार्थ या वर्तते, संस्कृतो शब्दार्थ या वर्तते, ये परिभाषा है आपके, किसकी है भाई? ये परिभाषा है वामन की। देखो, अब एग्जैक्ट संस्कृत में है, कोई ऊपर नीचे कोई विसर्ग विसर्ग हो गया हो तो ध्यान रखना, बाकी इतनी अगर याद रह जाए तो बड़ी बात होती है। शरीर त्वादिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी की है। और ये जो अभी आपको मैंने पढ़ाई, काव्य शब्दायो गुणावलंकार, काव्य शब्दायो गुणावलंकार संस्कृतायो शब्दार्थ या वर्तते, ये परिभाषा है वामन की। तो ये जो आज की क्लास में जो आपको तद दोषों वाली, अब देखो आप बताओ, देखिए तद दोषों वाली किसकी परिभाषा थी? तद दोषो शब्दार्थ दोषा गुणावलंकार थी, मम्मट की है। अदोषों वाली किसकी थी? हेमचंद्र की थी। संक्षेप से शुरू होने वाली जो व्यवच्छिन्ना पदावली वो किसकी है? अग्निपुराण की। और शरीर द्वादिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ये किसकी है? दंडी की है। इसके अलावा जैसे अपने भाम शब्दार्थ हो, भाम, ये कौन सा है? हाँ, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य च विधा, ठीक है। इसके अलावा विश्वनाथ की कौन सी है? वाक्य रसात्मक काव्यम। इसके अलावा जगन्नाथ की कौन सी है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो हृदय की मुक्तावस्था किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। मनोरंजन शब्द आ जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। और कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसकी है? तो ये पंत की परिभाषा हो जाती है। श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा क्या थी? जहां पे मन, मतलब मन में क्या आनंद उत्पन्न करे, परिभाषा आपको बताई थी। ये कहां गई? हाँ ये रही, नहीं ये तो नहीं है। काव्य वह जो मन में आनंद या चमत्कार उत्पन्न करे, कहां लिखी थी मैंने? काव्य वह है, हाँ, काव्य वह जो मन में आनंद या चमत्कार उत्पन्न करे, ये किसकी है? ये आपके श्याम सुंदर की है। और काव्य संसार के प्रति एक कवि की भाव प्रधान जो मानसिक प्रतिक्रियाओं के, तो ये जो संसार को क्या कहा गया था, हमने गुलाब कहा था, ये बाबू गुलाब राय की है। इसके अलावा कोई विद्वान रह गया? जयशंकर प्रसाद संकल्पनात्मक अनुभूति है। महादेवी वर्मा कहती है कि ये कवि की मतलब एक मतलब स्पेशल जो है फीलिंग्स होती है और उनका वर्णन बिल्कुल ठीक ही होता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति ठीक वैसा ही महसूस कर रहा होता है। तो अब ये परिभाषाओं में एक परिभाषा आपको दोस्तों पूछी जा सकती है, बल्कि मैं कहता हूं 100% पूछी ही जाएगी, क्योंकि काव्य लक्षण टॉपिक से एक परिभाषा सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में आएगी ही आएगी, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि क्लास काव्य लक्षण वाली समझ आई होगी। इतनी टफ नहीं है जितने टफ हम मानते हैं। सर स्नातकोत्तर पार्ट वाला कुछ टफ नहीं है, बस मजे लेके पढ़ो। और सतोगुण जो है ना, क्लास में आते ही तमोगुण रजोगुण को छोड़ के आया करो। सतोगुण अगर हावी रहेगा तो हम और आनंद से पढ़ते रहेंगे। और अहम किसी चीज का ना हो कि मुझे ज्यादा आता है, ये तो मुझे भी आता है, ये कोई खास नहीं, ऐसा अहम ना लें। आपको अगर मान लो बहुत अच्छा पढ़ रखा है आपने, तो रिवीजन के रूप में ये क्लासेस देख लें, आपको निश्चित रूप से इसका फायदा होगा ही होगा। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं तो ना तो अपने आप को विद्वान कहता हूं, क्योंकि अभी तो हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, पूरा सागर अभी बाकी पड़ा है। इतना पढ़ने ऐसा लगता है यार कितना पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा है, इतना अभी तक बाकी पड़ा है जो शायद हम इस जीवन में कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे। हमें उतना ही पढ़ना जितने से सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए जिन बहनों के घर में थोड़ा टाइम कम मिलता है वो ऐसे बोलते हैं सर हमें टाइम बहुत कम मिलता है। देखो एक बात जानता हूं, सीधी सी बात है, अगर तुम फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हो तो फिर ये आसपास की परिस्थितियों को अपने पे हावी मत होने दो। फर्स्ट ग्रेड नहीं बनना चाहते तो फिर तुम इस क्लासेस को और इन किताबों को अपने पे हावी मत होने। ठीक है। अब कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर ये आप तो ना बहुत हैवी पढ़ा रहे हो, सेकंड ग्रेड में इजी आता है। जिसके गलतफहमी ये है कि सेकंड ग्रेड में इजी आता है, फर्स्ट ग्रेड में टफ आता है, वो पिछला सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देख ले, उसकी गलतफहमी निकल जाए। दूसरा, अगर आप अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट समझते हो कि सर समझना क्या, हम तो अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट समझते हो तो कम से कम एक बार, आज टेलीग्राम पे मैं सिलेबस शेयर करूंगा कल सुबह, तो सिलेबस को ढंग से देख लेना, अपना अपना सिलेबस प्रिंट आउट। अरे यार मैं अपना जो आपका जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस भी है ना, मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, और कॉलेज लेक्चरर का जो सिलेबस है वो भी स्क्रीन पे लगा रखा है, ताकि मैं टेस्ट सीरीज कॉलेज लेक्चरर के तैयार कर रहा हूं, सिलेबस सामने होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का तो हमें रटा हुआ है, लेकिन कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस सामने रखते हैं कि कोई टॉपिक छूट ना जाए टेस्ट सीरीज बनाते समय, ताकि हम चाहते हैं पेपर आगे चला गया तो जब भी दीपावली तक एक बढ़िया टेस्ट सीरीज तैयार करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिन्होंने नेट का फॉर्म भर रखा है, इधर साहित्य क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सपना लेकर बैठा हो और वो लगातार नियमित पढ़ते पढ़ते असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो जाए, 200 सीटें। अरे हार मत मानो, अभी जंग लड़नी है और कुछ भी हो सकता है। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, समझ लेना ईश्वर की आप पे बहुत असीम कृपा है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, बार बार आपको मैं सचेत कर रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे हो, समझ जाना प्रकृति संकेत कर रही है कि तुम गलत कर रहे हो। प्रकृति आपको पल पल संकेत करती है जब आप गलत मार्ग पर जाते हो कि देख तू गलत चल रहा है, देख तू गलत चल रहा है, देख तू गलत चल रहा है। आप समझते नहीं हो, बार बार आते हो, वीडियो थोड़ा सा देखते हो चले जाते हो, वीडियो थोड़ा सा देखते हो चले जाते हो। मैंने आपको बोल दिया टेबल पर बैठो, घर में जहां जगह है ईयरफोन डालो कान में, फोन रखा, नोट्स या फिर लिखो, फटाफट होता। अच्छा चाहे नोट्स हैं आपके पास, इस तरह की जब परिभाषाएं आती है ना, रफ कॉपी में लिखो अपने हाथ से कि अच्छा ये इसको, और बाद में उसी को रिवीजन करो। नोट्स हैं तो नोट्स में ही आप हाईलाइट कर लो, लेकिन कॉपी किताब हाथ में रहना चाहिए और वीडियो देखोगे। 5 ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहनी चाहिए। पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो कि लोग देखने को, वो एक हालांकि पंक्ति तो इस प्रकार से है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, और हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाए। इसी तरह से मैं यही प्रयास करता हूं कि पढ़ाऊं तो कुछ ऐसा पढ़ाऊं कि स्टूडेंट पढ़ने को मजबूर हो जाए। बस यही मेरा प्रयास है। लाइव विजन में मुझे मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, आपको किसी को शो नहीं होगा सर आपने ग्रुप में ऐड नहीं किया। मैं सबका ध्यान रख रहा हूं, बराबर ध्यान रख रहा हूं। ग्रुप आपको शो नहीं होगा, वरना कुछ स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, स्टूडेंट है ही नहीं, सिर्फ दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि आपके नंबर कैसे ही उनको मिल जाए और एक नया ग्रुप बना ले। वो तो इसलिए बस सब मार्केटिंग के लिए, इसलिए मैं आपके नंबर किसी से शेयर नहीं करूं, इसलिए मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, आप तक सूचना पहुंच जाएगी। लेकिन आप पर बराबर वॉचिंग कर रहा हूं कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। मैसेज भेजने से नहीं होगा, लगातार जो है वो ज्वाइन करो। ठीक है। हिंदी पॉइंट पर जो है वो टेस्ट 8 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, 9वां टेस्ट कल अपलोड हो जाएगा, और बढ़िया टेस्ट देते रहो। जो भी दिक्कतें आ रही है सर हमारे 2 क्वेश्चन डाउट में, 3 डाउट में, मैं सब नोट कर रहा हूं, ये भी मत सोचना। आपका काम है सिर्फ रिपोर्ट कर देना, रिपोर्ट कर दिया अगर क्वेश्चन, बाकी मैं सब देख रहा हूं। बहुत जल्द आपको प्रश्नोत्तरी करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।